Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, आप सभी ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी बारबी डॉल के बारे में ज़रूर सुना होगा और उसको देखा होगा। ऐसा उम्मीद कर पाना ही मुश्किल है कि किसी ने इसके बारे में सुना ना हो। दोस्तों, बारबी डॉल एक फैशन डॉल है जिसे अमेरिकन टॉय कंपनी मैटल बनाती है। आज ही के दिन यानी कि 9 मार्च 1959 को यह डॉल पहली बार लॉन्च की गई थी। इस डॉल ने खिलौने और उनकी मार्केटिंग करने के पूरे तरीकों को बदल कर रख दिया। इससे पहले कि मैं इस डॉल के बारे में आपको और बताऊं, पहले जान लेते हैं कि यह डॉल बनी कैसे थी। दोस्तों, मैटल टॉय कंपनी के को फाउंडर एलियट की बीवी थी रूथ हैंडलर। रूथ हैंडलर ने अपनी बेटी बारबरा को कागज की बनी डॉल्स के साथ खेलते हुए देखा और उन्होंने नोटिस किया कि उनकी बेटी खेल खेल में गुड़ियाओं को बड़े लोगों का रोल दे देती थी। जैसा कि आमतौर पर हमने भी अपने घरों में देखा ही होगा कि कैसे छोटे बच्चियां गुड्डे और गुड़ियों की शादी करवाती हैं और इसी तरीके के और भी खेल खेलती हैं। उस समय आमतौर पर जो भी खिलौने आते थे या जो गुड़िया आती थीं वह छोटे बच्चों के रूप में आती थी। तो रूथ ने इस बात को महसूस किया कि क्योंकि कोई भी इस तरीके की डॉल्स मार्केट में नहीं थी जिन्हें कि बच्चे बड़े डॉल्स का रूप देकर खेल सकें, इसलिए मार्केट में एक बड़ा खालीपन था जिसे कि एक गुड़िया जिसे बड़े लोगों के मॉडल के ऊपर तैयार किया जाए वह भर सकती थी। उन्होंने यह आइडिया अपने पति एलियट को दिया। एलियट को यह आइडिया काफ़ी पसंद आया और उन्होंने अपनी टॉय कंपनी के डायरेक्टर्स को भी यह आइडिया सुनाया। उन्हें भी यह आइडिया काफ़ी अच्छा लगा। 1956 में रूथ हैंडलर अपने बेटे केनेथ और बेटी बारबरा के साथ यूरोप घूमने गई तो वहाँ उन्हें एक जर्मन टॉय डॉल बिल्ड लिली दिखी। यह डॉल एकदम वैसी ही थी जैसे कि रूथ ने सोचा था। उन्होंने ऐसी 3 डॉल खरीद ली। एक डॉल उन्होंने अपनी बेटी को दे दी और बाकी की 2 डॉल्स वह अपने साथ मेटल कंपनी ले गई। यह बिल्ड लिली डॉल 1955 में पहली बार जर्मनी में बेची गई थी। हालांकि शुरुआत में इस डॉल को बड़े लोगों को ध्यान में रखकर ही बेचा गया था, पर बाद में यह डॉल बच्चों के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई थी क्योंकि बच्चे इस डॉल को तैयार करने, उसके कपड़े बदलने और ऐसे खेल खेलना बहुत पसंद करते थे जिसमें कि वह इन डॉल्स को बड़े लोगों की तरह खिला सकें। साथ ही इन डॉल्स को तैयार करने के लिए अलग अलग तरह के कपड़े और एक्सेसरीज भी बाजार में मौजूद थे। अमेरिका वापस आने के बाद रूथ ने एक लोकल डिज़ाइनर जैक रायन की मदद लेकर इन डॉल्स को दोबारा से रिडिज़ाइन किया और उस डॉल को एक नया नाम दिया गया बारबी, जिसे कि रूथ ने अपनी बेटी बारबरा को ध्यान में रखकर दिया था। इसी के साथ 9 मार्च 1959 को पहली बार अमेरिकन इंटरनेशनल टॉय फेयर जो कि न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था, उसमें बारबी डॉल को लॉन्च किया गया। सबसे पहले जो बारबी डॉल लॉन्च की गई थी उसे सफ़ेद और काले रंग के कपड़े पहनाए गए थे। साथ ही उसके वैसी ही चोटी थी जैसे कि आजकल होती है। यह डॉल ब्लॉन्ड और ब्रूनेट के विकल्पों में ही उपलब्ध थी। इस डॉल को टीनेज फैशन मॉडल की तरह दिखाया गया था और इसके कपड़े फैशन डिज़ाइनर शार्लेट जॉनसन ने डिज़ाइन किए थे। सबसे पहली बारबी डॉल जापान में बनाई गई थी तथा इसके कपड़े हाथों से सिले गए थे। अपने पहले ही साल में लगभग 3.5 लाख बारबी डॉल्स बनाई और बेची गई थी। इसी दौरान मार्च 1961 को जर्मन कंपनी जो बिल्ड लिली डॉल्स बनाती थी उसने मेटल कंपनी के ऊपर कोर्ट में मुकदमा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया था कि बारबी बिली डॉल्स की नकल है और डायरेक्ट नॉक ऑफ है। ऐसा कहने में वह गलत भी नहीं थे क्योंकि रूथ ने उन्हीं डॉल्स के आधार पर अपनी बारबी डॉल को डिज़ाइन किया था। इसी के साथ उस कंपनी ने यह आरोप भी लगाया था कि मेटल कंपनी का यह कहना कि बारबी का डिज़ाइन और उसकी सोच ओरिजिनल है वह भी बिल्कुल गलत था। आरोप प्रत्यारोप के बाद आखिरकार यह केस 1963 में कोर्ट में सेटल हो गया और 1964 में मेटल ने जर्मन कंपनी ग्राइनर एंड हॉजर से बिल्ड लिली डॉल के सभी कॉपीराइट्स और पेटेंट राइट्स केवल $21,600 में खरीद लिए थे। बारबी ऐसे पहले खिलौनों में से एक थी जिसके विज्ञापन टीवी पर आते थे और बाद में चलकर खिलौने बनाने वाली और भी कंपनीज ने इस ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर दिया था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 150 देशों में 100 करोड़ से ज़्यादा बारबी डॉल्स बिक चुकी हैं। मेटल कंपनी का दावा है कि वह 1 सेकंड में लगभग 3 बारबी डॉल्स बेचते हैं। ये बारबी डॉल्स कितनी प्रसिद्ध हैं इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1974 में न्यूयॉर्क सिटी के टाइम्स स्क्वायर का एक हिस्सा इस डॉल के नाम पर एक हफ्ते के लिए रख दिया गया था। इसी के साथ पेरिस में 2016 में इस डॉल की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी जिसमें 700 से ऊपर डॉल्स का प्रदर्शन किया गया था।
एक आर्टिस्ट एंडी वॉरहॉल ने बारबी की एक पेंटिंग बनाई थी। यह पेंटिंग 2015 में लंदन में लगभग 8.5 करोड़ रुपए में बिकी। 2013 में ताइवान में पहला बारबी थीम्ड रेस्टोरेंट बारबी कैफे भी शुरू हुआ। इसी के साथ बहुत से टेलीविज़न शोज़ और मूवीज़ भी बारबी के ऊपर बनी है। कुछ लोगों की यह भी शिकायत थी कि क्योंकि इन डॉल्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था और बच्चे इन्हें अपना रोल मॉडल्स मानते थे, तो बच्चे के ऊपर इनका गलत प्रभाव भी पड़ता था, क्योंकि बच्चे बड़े होकर इन डॉल्स के जैसा शरीर पाने की उम्मीद करते थे और जब ऐसा नहीं होता था तो बहुत तरीके के डिसऑर्डर्स बच्चों में देखने को मिलते थे। मैटर कंपनी के अनुसार लगभग 1 लाख लोग ऐसे हैं जो इन डॉल्स को कलेक्ट करना पसंद करते हैं। इनमें से 90% औरतें हैं जिनकी एवरेज एज लगभग 40 साल है। तो ऐसा नहीं है कि केवल बच्चे ही बारबी के पीछे दीवाने हैं, बल्कि बड़ी उम्र की औरतें भी इन्हें इतना ही पसंद करती हैं जितना कि छोटी बच्चियां। और ये जो कलेक्टर्स हैं यह लगभग 20 डॉल्स हर साल खरीदते हैं और इनको खरीदने में लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये हर साल खर्च करते हैं। हालांकि मार्केट में बारबी डॉल्स का कोई खास कंपटीशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी 2001 में MGA एंटरटेनमेंट ने ब्रैट्स डॉल्स लॉन्च की थी। ब्रैट्स डॉल सीरीज में बारबी को टक्कर देना भी शुरू कर दिया था। इन डॉल्स ने यूनाइटेड किंगडम में बारबी से ज़्यादा डॉल्स बेचनी शुरू कर दी थी। हालांकि बारबी की सेल अभी भी उतनी ही थी। 2005 में इन नए डॉल्स की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स में बारबी डॉल्स की सेल 30% तक गिर गई थी और पूरी दुनिया में लगभग 20% तक गिर गई थी। दोस्तों, इसी के साथ एक टर्म भी है जिसे हम बारबी सिंड्रोम बोलते हैं। ऐसा हम तब बोलते हैं जब कोई भी व्यक्ति इन बारबी डॉल्स की तरह ही अपने आप को बनाना चाहता है अथवा इनकी नकल करता है। हालांकि शारीरिक रूप से इन डॉल्स की तरह बन पाना मुमकिन नहीं है, पर फिर भी क्योंकि बच्चियां इन डॉल्स से काफ़ी प्रभावित रहती हैं तो वे शारीरिक रूप से इन डॉल्स की तरह बनना चाहती हैं और ऐसा ना हो पाने पर उनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और बहुत सारे ईटिंग डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। इसी को हम बारबी सिंड्रोम बोलते हैं। केवल इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो इन डॉल्स की तरह बनने के लिए करोड़ों रुपए और अपने शरीर की अनगिनत सर्जरीज भी करवाई हैं। दोस्तों, मेरी व्यक्तिगत सोच इस बारे में यह है कि बच्चे अगर किसी खिलौने से खेलना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनका सही से मार्गदर्शन करना और उन्हें गाइड करना, इसकी जिम्मेदारी हम पेरेंट्स की ही होती है। हमें उन्हें बताना चाहिए कि क्या सही है या क्या गलत है और क्या बन पाना मुश्किल है और क्या नहीं। साथ ही हमें उन्हें हेल्दी हैबिट्स की तरफ गाइड भी करना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि आजकल बच्चे टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर गेम्स में ही ज़्यादा लगे रहते हैं और बाहर खेलना या दौड़ भाग करना बच्चों ने अब बहुत कम कर दिया है। तो ऐसे में उनका बारबी डॉल्स की तरह बन पाना तो छोड़ ही दीजिए, अब उनमें बहुत ही यंग एज में मोटापे जैसी परेशानियां भी विकसित होने लगी हैं। इन प्लास्टिक रोल मॉडल्स की जगह हमें अपने बच्चों को रियल लाइफ रोल मॉडल्स के बारे में सिखाना और बताना चाहिए, ताकि बड़े होकर वे भी कुछ बदलाव ला सकें या अपना कोई प्रभाव इस दुनिया या लोगों के ऊपर छोड़ सकें। तो दोस्तों, यह था आज का मेरा वीडियो जो कि बारबी डॉल्स के ऊपर था कि किस तरीके से इस एक प्लास्टिक डॉल ने हमारी यंग जनरेशन के ऊपर कितना प्रभाव छोड़ा है और ना ही सिर्फ पॉजिटिव बल्कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हमारे बच्चों के ऊपर डाला है, और साथ ही कैसे हम लोगों को अपने बच्चों को रियलिस्टिक गोल्स की तरफ गाइड करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर एक नए विषय पर एक नया वीडियो लेकर आप सबसे मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।